आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दुखद और गंभीर घटना के बारे में। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके के बारे में। हम तथ्यों के आधार पर बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस शाम को हुआ क्या था, जांच अब किस दिशा में आगे बढ़ रही है और ये पूरी घटना अपने पीछे कौन से बड़े सवाल छोड़ गई है। तो चलिए सीधे आपको उसी पल में ले चलते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025। शाम के करीब 6:45 हुए थे। दिल्ली में लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग से एक Hyundai i20 कार बाहर निकलती है। ये गाड़ी लाल किले के पास से एक यू टर्न लेती है और सामने वाली सड़क पर आ जाती है। ठीक 7 मिनट बाद यानी शाम के 6:52 पर यह गाड़ी धीरे धीरे चलती हुई एक रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। यह जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बिल्कुल करीब थी और इसके कुछ ही सेकंड के अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। ये धमाका इतना भयानक था कि वहां मौजूद लोगों और दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी तेज आवाज कभी नहीं सुनी थी। धमाके की गूंज करीब 2.5 किलोमीटर दूर आईटीओ तक सुनाई दी। इस धमाके के 2 वीडियो भी सामने आए जो उस वक्त इत्तेफाक से 2 अलग-अलग लोग बना रहे थे। अगर इन वीडियो को स्लो मोशन में देखें तो ब्लास्ट की असली तीव्रता का अंदाजा होता है। कैमरा बुरी तरह से हिल जाता है, यहां तक कि एक बड़ा सा पेड़ तक कांप उठता है। इस ब्लास्ट में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें फौरन लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि घायलों में से 8 लोगों के अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी और अब तक जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है उसके हिसाब से इस धमाके में कुल 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 13 बेगुनाह जानें जो शायद अपना काम खत्म करके घर लौट रही थीं या फिर दिल्ली घूमने आई थीं। तो चलिए अब इस पूरी घटना की तस्वीर को थोड़ा और साफ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस अफरा तफरी वाली शाम में मिनट दर मिनट आखिर हुआ क्या था। अब देखिए, इस टाइमलाइन में जो सबसे अहम बात है वो है घटनाओं का क्रम और उनकी स्पीड। 6:52 पर धमाका होता है और सिर्फ 3 मिनट के अंदर 6:55 पर फायर सर्विस को कॉल चली जाती है। एक चश्मदीद के मुताबिक लगभग 7 बजे तक पुलिस और 7:15 तक एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई थी। इस बीच चांदनी चौक के स्थानीय लोगों ने जो हिम्मत दिखाई वो काबिले तारीफ है। उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार किए बिना कई घायलों को ई-रिक्शा से अस्पताल पहुंचाया। इस धमाके का असर कितना भयानक था इसका अंदाजा आप इन डिटेल से लगा सकते हैं। आसपास खड़ी कम से कम 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा धूं धूं कर जलने लगे। पास की स्ट्रीट लाइट्स तक बुझ गईं। जिस गाड़ी में धमाका हुआ उसका मलबा 150 मीटर दूर तक जाके गिरा। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, पास की बिल्डिंग्स और मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट पर लगे शीशे भी चकनाचूर हो गए। ये मंजर वाकई उस धमाके की भयावहता को दिखाता है। घटना के फौरन बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, फोरेंसिक टीम्स और कुछ ही देर में नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। अब जांच इस दिशा में बढ़ने लगी थी कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ और है। तो सवाल यह है कि अधिकारी इतनी जल्दी इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि ये एक आतंकी साजिश है। इसके 3 बड़े संकेत थे। पहला, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर आतंकवाद से जुड़े मामलों में ही होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री ने, जो उस वक्त भूटान में थे, अपने भाषण में इसे एक साजिश कहा। और तीसरा, इस केस की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंप दिया गया, जो कि भारत की प्रीमियर काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक ऐसी घटना जो देखने में तो बिल्कुल अलग लगती है, पर जांचकर्ताओं के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के सारे तार उसी से जुड़े हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस दिन दिल्ली में ये धमाका हुआ यानी 10 नवंबर को ही जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन में कश्मीर के रहने वाले 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। इन पर आरोप था कि ये पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा से जुड़े एक ग्रुप अंसार गज़वातुल हिंद के लिए काम कर रहे थे। और इस साजिश की भयावहता का अंदाजा तब लगता है जब पुलिस ने इन डॉक्टरों से मिली जानकारी के आधार पर फरीदाबाद के गांव में छापा मारा। वहां उन्होंने किराए पर एक घर ले रखा था, जहां से पहले 360 किलो और बाद में और रेड्स में कुल मिला के 3000 किलो से ज्यादा संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ। जरा सोचिए, 3000 किलो। ये सिर्फ विस्फोटक नहीं था, पुलिस को वहां से बम बनाने का पूरा सामान मिला। इसमें संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट, एक वॉकी टॉकी, 20 टाइमर, बैटरी, रिमोट, 5 किलो भारी धातु जैसे कि छर्रे
और बिजली के तार शामिल थे। इतना ही नहीं, एक AK स्टाइल राइफल, उसकी 3 मैगजीन और एक पिस्तौल भी मिली। ये सब देखकर ये बिल्कुल साफ था कि यहाँ किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तैयारी चल रही थी। और यहीं पर फरीदाबाद और दिल्ली की घटनाएं एक साथ जुड़ जाती हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट किया कि दिल्ली में हुआ ब्लास्ट फरीदाबाद में गिरफ्तार हुए लोगों से ही सीधा सीधा जुड़ा है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कनेक्शन बिल्कुल साफ है। अब जब ये कनेक्शन साफ हो गया तो सारी एजेंसियों की नज़र एक शख्स पर टिक गई, एक ऐसा शख्स जो इस पूरी कहानी से गायब था, फरार था। इस ग्रुप में गिरफ्तार हुए डॉक्टरों मुजम्मिल और आदिल के अलावा 2 और डॉक्टर शामिल थे। इनमें से एक लखनऊ की महिला डॉक्टर है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन चौथा डॉक्टर उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद से ही गायब था। उमर भी पुलवामा का ही रहने वाला है और उसी अल्फामा यूनिवर्सिटी में काम करता था जहां से मुजम्मिल को पकड़ा गया था। अब सारा शक उमर नबी पर ही है। अब बात करते हैं केस के सबसे अहम सुराग की, वो Hyundai i20 कार। उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक ये गाड़ी पहले गुड़गांव के मोहम्मद सलमान की थी। सलमान ने इसे दिल्ली के ओखला के देवेंद्र को बेचा, फिर ये अंबाला में किसी को बेची गई और कई हाथों से गुजरी। लेकिन सबसे जरूरी बात, हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि धमाके में इस्तेमाल हुई ये गाड़ी आखिरी बार उमर नबी के ही पास थी और धमाके से पहले वही इसे चला रहा था। अब जांच की जो सबसे प्रमुख थियरी सामने आ रही है वो ये है। द प्रिंट को एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि उनका मानना है कि उमर अपने साथियों की गिरफ्तारी से बुरी तरह घबरा गया था और उसने पैनिक में आकर जल्दबाजी में ये धमाका कर दिया। मतलब ये शायद उनका असली प्लान नहीं था। इस थियरी को और बल तब मिलता है जब हम बम की बनावट को देखते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के सूत्रों के मुताबिक ये बम लूजली असेंबल्ड था, यानी इसे ठीक से नहीं बनाया गया था और ये पूरी तरह तैयार भी नहीं था। शायद यही वजह है कि इसका असर थोड़ा सीमित रहा। और सबसे बड़ी बात, मौके से कोई शार्पनल या छर्रे नहीं मिले जो आतंकी हमलों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि कहीं मारे गए लोगों में उमर खुद तो शामिल नहीं है और इसके लिए उसकी मां का DNA सैंपल भी लिया गया है। जांच तो अपनी जगह चल ही रही है और उम्मीद है कि सच सामने आएगा। लेकिन ऐसी बड़ी घटनाएं अपने पीछे सिर्फ मलबा नहीं, बल्कि कई अनसुलझे सवाल और हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी छोड़ जाती हैं। देखिए, ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर सूचनाओं का एक विस्फोट सा होता है। कुछ टीवी चैनल्स TRP के लिए इसे सनसनीखेज बना सकते हैं और सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले ट्रोल्स समाज में जहर घोलने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने पूर्वाग्रहों पर सवाल करें और सिर्फ तथ्यों पर ही ध्यान दें। लेकिन आलोचनात्मक सोच का मतलब सवाल पूछना भी है, और यहां कुछ बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। फरीदाबाद में हुई गिरफ्तारियां ये बताती हैं कि इस सेल पर एजेंसियों की नजर थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि कैसे इस सेल का एक सदस्य देश की राजधानी के दिल में एक धमाका करने में कामयाब हो गया। ये हमारी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और आखिर में वो सवाल जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है कि 3000 किलो विस्फोटक आखिर फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे। ये वही सवाल है जो 6 साल पहले पुलवामा हमले के वक्त भी उठा था कि 300 किलो RDX देश के अंदर कैसे आ गया। ये सवाल सीधे सीधे देश की आंतरिक सुरक्षा और हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा पर है और इसकी जवाबदेही बनती है। उम्मीद है कि इस बार जवाब के लिए हमें सालों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।